प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक अध्ययन विषय के अध्याय 2 भारत के संसाधन में कृषि, फसलें, खनिज व शक्ति के साधन पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 1 पर चर्चा की थी। आइए तो हम शुरुआत करते हैं। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, भारत की मुख्य फसलें व उनका वितरण, कृषि विकास हेतु सरकारी प्रयास, औषधि उद्यान विधि उपयोगिता एवं सुरक्षा, खनिज पदार्थ व प्रकार, वितरण महत्व एवं उनका संरक्षण, शक्ति के साधन, प्रकार और उनका वितरण। वर्तमान युग में कृषि शब्द व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होने लगा है। इसमें केवल खेती बाड़ी ही नहीं आती, अपितु वन, मछली पालन, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन को भी सम्मिलित किया जाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। भारत एक विशाल देश है। यहाँ विभिन्न प्रकार की भौगोलिक दशाएं पाई जाती हैं, जो भिन्न भिन्न कृषि उत्पादों की पैदावार हेतु अनुकूल दशाएं निर्मित करती हैं। संसार में कुल क्षेत्रफल का 11% भाग ही कृषि योग्य है। सौभाग्यवश भारत के 51% क्षेत्रफल में कृषि की जाती है। संसार के अधिकांश देशों में केवल एक ही फसल पैदा की जाती है, लेकिन भारत में कहीं कहीं 2 व 3 फसलें उगाई जाती हैं। भारत के क्षेत्रफल के जितने भाग को सिंचित करना संभव है, वह नीचे के कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। देश की श्रम शक्ति का 58.2% भाग कृषि क्षेत्र से आजीविका प्राप्त करता है। कृषि में प्रयुक्त भूमि का 66% भाग खाद्यान्न फसलों तथा 34% भाग व्यापारिक फसलों के उत्पादन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का हिस्सा 56.1% है। तो ये हम कृषि से संबंधित भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है, अब इस पर चर्चा करेंगे। कृषि का योगदान। कृषि हमारा प्राथमिक व्यवसाय है। इसमें फसलों की खेती तथा पशुपालन दोनों ही सम्मिलित हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखें कि कृषि में फसलों की खेती और पशुपालन दोनों सम्मिलित होते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान या योगदान निम्न रूपों में देखा जा सकता है। नंबर 1, भारतीय कृषि से संसार का लगभग 17% जनसंख्या का पोषण हो रहा है। कृषि हमारी 2/3 जनसंख्या का भरण पोषण करती है। नंबर 2 है, भारतीय कृषि में देश की लगभग 2/3 श्रम शक्ति लगी हुई है। इसके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से भी अनेक लोगों को रोजगार मिला है। लोग या तो दस्तकारी में लगे हैं या गांव में कृषि उत्पादों पर आधारित छोटे मोटे उद्योग धंधों में लगे हैं। कृषि में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देने की संभावनाएं छिपी हैं। देश में वस्त्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कच्चे माल कृषि से ही मिलते हैं। कपास, जूट, कृषि उत्पादों को कच्चे माल के रूप में उपयोग करने वाले उद्योग का आधार भी यही है। वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, खाद्य तेल उद्योग, चीनी एवं तंबाकू उद्योग सभी कृषि उत्पादों पर आधारित हैं। कृषि उत्पादों पर आधारित आय में कृषि का योगदान लगभग 34% है। तो ये जो है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। आगे कहा है कि जीवन कृषि पर निर्भर करता है। जहाँ कृषि लाभदायक नहीं, वहाँ स्वयं जीवन भी लाभदायक नहीं हो सकता। ये जो बात कही है महात्मा गांधी ने कही है। भारत की मुख्य फसलें और उनका वितरण। यहाँ पर बताया गया है हमको कि भारत की प्रमुख फसलों जो कि मौसम के आधार पर और अध्ययन की दृष्टि के आधार पर दो भागों में इनका वर्गीकरण किया गया है। मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण है खरीफ की फसलें, रबी की फसलें और जायद की फसलें। मौसम के आधार पर फसलें 3 प्रकार की बताएं। अध्ययन की दृष्टि के आधार पर खाद्यान्न फसलें, नगद व व्यापारिक फसलें। अब हम देखते हैं कि खरीफ की फसल किसे कहते हैं। तो वे फसलें जो वर्षा ऋतु के आरंभ में अर्थात जून जुलाई में बोई जाती हैं एवं दशहरे के बाद शरद ऋतु के अंत में अर्थात अक्टूबर नवंबर तक तैयार हो जाती हैं, उन फसलों को खरीफ की फसलें कहा जाता है। अभी जो सीजन चल रहा है, अभी जो फसलें हमारे यहाँ पर
जिनकी बोनी हो चुकी है, ये जो फसलें हैं खरीफ की फसलें हैं। इन फसलों के प्रमुख उदाहरण हैं चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, गन्ना, कपास, पटसन, तिल्ली, मूंगफली आदि। अगला है रबी की फसलें। तो जो फसलें शरद ऋतु के आगमन पर, अर्थात जब खरीफ की फसलें कट जाती हैं उसके बाद जो फसलें शरद ऋतु के आगमन पर दशहरे के बाद अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में मार्च अप्रैल में तैयार हो जाती हैं, वह फसलें रबी की फसलें कहलाती हैं। इन फसलों में गेहूँ, चना, जौ, सरसों, तम्बाकू आदि आता है। तीसरा जो है मौसम के आधार पर जायद की फसलें हैं। जायद की फसलों में वो फसलें होती हैं विशेषतः जिन्हें ग्रीष्म ऋतु में पैदा की जाती हैं। इनमें सब्जियां, हरे चारे की खेती इत्यादि आते हैं। अगला है अध्ययन की दृष्टि से खाद्यान्न फसलें। तो खाद्यान्न फसलों से हमारा आशय उन फसलों से है जो भोजन के लिए मुख्य पदार्थ का कार्य करती हैं, वो खाद्यान्न फसलें कहलाती हैं। जैसे जिनका हम प्रयोग करते हैं भोजन के लिए। खाद्यान्न फसलों में अनाज आ जाती हैं, दालें होती हैं, चावल, गेहूँ, ज्वार, मक्का, बाजरा, चना, अरहर और तुअर व अन्य दालें, ये सब खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत आती हैं जिनका हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। अब अगला है अध्ययन की दृष्टि से नगद व व्यापारिक फसलें। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, खाद्यान्न फसलों में भी नाम से स्पष्ट है, नगद व व्यापारिक फसलों में भी नाम से स्पष्ट है कि वो फसलें नगद व व्यापारिक फसलें कहलाती हैं जो प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए उत्पन्न नहीं की जाती किंतु उन्हें बेचकर नगद प्राप्ति की जाती है। जैसे कि कपास है, कपास का हम प्रयोग डायरेक्टली खाने के लिए नहीं करते। जूट है, चाय है, कॉफ़ी है, तिलहन है, सोयाबीन, गन्ना, तंबाकू। जैसे गन्ना है ना, गन्ने को भी हम भोजन के रूप में डायरेक्टली प्रयोग नहीं करते, इसका फैक्ट्री में जाकर गुड़ या शक्कर बनाई जाती है, सोयाबीन का तेल बनाया जाता है। इस प्रकार ये जो फसलें हैं वो नगद या व्यापारिक फसलें कहलाती हैं। हमारे सामने ये जो तालिका दी हुई है, इस तालिका में 2013-14 की हमारे भारत में ये जो मुख्य फसलें हैं, ये इनका उत्पादन का स्तर विभिन्न राज्यों में क्या है ये बताने की कोशिश की है। जैसे कि गेहूँ का विश्व में भारत का जो स्थान है वो दूसरा स्थान है और हमारे भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूँ की पैदावार की जाती है। ऐसे ही चावल का दूसरा स्थान है और हमारे भारत में पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक चावल पैदा होता है। ज्वार का विश्व में भारत का जो है प्रथम स्थान है और भारत में महाराष्ट्र में सबसे अधिक ज्वार पैदा होती है। इसी प्रकार मक्का, जूट, गन्ना उत्तर प्रदेश में, चाय और सोयाबीन जो है कि हमारे मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पैदा होने वाली फसल है। तो यहाँ पर पेज नंबर 19 पर आपके प्रिय विद्यार्थियों सभी के पास बुक है, पेज नंबर 19 पर ये सभी फसलों के बारे में दिया गया है। प्यारे बच्चों, अब हम इसी पार्ट में अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आप लोग सब अपनी अपनी पुस्तक में पेज नंबर 22 निकाल लें और यहाँ पर खेती के प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। ये यहाँ पर है, खेती के प्रकारों को निम्न प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। तो हम जो देखते हैं तो खेती के कौन कौन से प्रकार होते हैं, इससे संबंधित भी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो पहला जो प्रकार है वो है सामान्य खेती। तो जब किसी फार्म या संगठन कई वस्तुओं के उत्पादन के लिए होता है और प्रत्येक उत्पाद किसी न किसी रूप में आय का साधन होता है तो इसे सामान्य खेती कहते हैं। इस प्रकार की खेती सामान्यतः किसान अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए करते हैं जिससे उनकी आजीविका सुचारू रूप से चलती रहे। इस प्रकार खेती में किसान अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप फसल, पशुधन, उद्यम आदि का चुनाव करता है। तो ये हमारी जो खेती के प्रकार में है सामान्य खेती है। दूसरी है विशिष्ट खेती। तो विशिष्ट खेती से अभिप्राय क्या है, इस प्रकार की खेती में एक ही उद्यम या साधन से 50% या इससे अधिक आय प्राप्त होती है, उसे विशिष्ट खेती कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि सोयाबीन से 50% या इससे
अधिक आय हो रही है तो इसे हम एक किसान की कुल आय कहेंगे। सोयाबीन के लिए फार्म खेती की कुछ शर्तें होती हैं, जैसे फार्म के पास मंडी होना, किसान की आर्थिक अवस्था सुदृढ़ एवं सुचारू होना। अगला है शुष्क खेती। जिन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है उन क्षेत्रों में की जाने वाली खेती को शुष्क खेती कहा जाता है। शुष्क खेती में फसल उत्पादन हेतु भूमि में वर्षा के पानी को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। शुष्क खेती में फसलों का असफल होना एक आम बात है, जिसके मुख्य कारण हैं अपर्याप्त तथा असामान्य वर्षा, वर्षा का देर से प्रारंभ होना व शीघ्र समाप्त होना, फसल के समय में लंबी अवधि, नमी धारण क्षमता का कम होना, मिट्टी में उर्वरता की कमी आना। चौथा प्रकार है मिश्रित खेती। मिश्रित खेती में फसल उत्पादन के साथ पशुपालन भी किया जाता है। मिश्रित खेती इस सिद्धांत पर आधारित है कि पशुपालन से आय कुल आय की 10% से 49% होनी चाहिए, अर्थात फसल उत्पादन प्राथमिक तथा पशुपालन पूरक कार्य के रूप में किया जाता है। फसल एवं पशुपालन में परिपूरक संबंध होने के कारण फार्म की उत्पादन क्षमता एवं आय बढ़ती है। पशुओं के मल त्याग से बनी जैविक खाद के उपयोग में भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। अगला और अंतिम प्रकार है सिंचित खेती। तो भारत में सिंचित खेती प्रमुखतः कुएं, नलकूप और नहरों द्वारा की जाती है। प्रायः सिंचित खेती कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है, जिसके फलस्वरूप फसल उत्पादन में भारी वृद्धि होती है तथा कृषि भूमि का उपयोग सिंचाई के माध्यम से वर्ष भर फसल उगाने के लिए किया जा सकता है। सिंचित खेतों में प्रमुखतः धान, गन्ना, गेहूँ तथा कपास की फसलों का उत्पादन किया जाता है।